brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, आज प्रधानमंत्री संघ कार्यालय गए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? और संघ कार्यालय अब आरएसएस भी 100 साल पूरे कर रहा है इस साल में। देखिए, 100 साल में आरएसएस का जो इतिहास है वो एक सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री जी को और आरएसएस के प्रमुख को ये जवाब देना चाहिए कि 100 साल में आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं बना? 100 साल में आधी आबादी की कोई एक महिला आरएसएस की प्रमुख क्यों नहीं बनी? ये सवाल का जवाब देना चाहिए आरएसएस को कि 100 वर्ष आपको हो गए और 100 साल के अंदर आपने इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए क्या काम किया है। अगर आपके आजादी के आंदोलन के इतिहास को हम लोग पढ़ें तो ये पढ़ने को मिलता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने 1942 में अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आरएसएस की कि 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आरएसएस की कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस के पुरखे और भारतीय जनता पार्टी के पुरखे आह्वान कर रहे थे कि नेताजी की सेना के खिलाफ, आजाद हिंद फौज के खिलाफ आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं। 3 राज्यों के अंदर 1942 में जो सिंध प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और बंगाल है, वहां पे फजलुल हक के उप मुख्यमंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है फजलुल हक? जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री बना। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? 100 साल का आरएसएस का जो इतिहास है आज वो कई सवाल खड़े कर रहा है और इसका जवाब प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख को देना चाहिए। लेकिन आरएसएस का तो स्लोगन है राष्ट्र सर्वोपरि। वो तो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं। उनके राष्ट्र में दलित नहीं आता, उनके राष्ट्र में पिछड़ा नहीं आता, उनके राष्ट्र में महिलाएं नहीं आती, उनके राष्ट्र में मुसलमान नहीं आता, उनके राष्ट्र में सिख नहीं आता, उनके राष्ट्र में आदिवासी नहीं आता। उनका राष्ट्र का मानक क्या है? क्या मानक है उनके राष्ट्र का? सिर्फ चंद जातियां जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को और उनकी विचारधारा को सपोर्ट करें। राष्ट्र बना है 144 करोड़ लोगों से और उनका प्रतिनिधित्व आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तब आपका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपकी उपलब्धि आंकी जाएगी और गिनी जाएगी। बात अगर इतिहास की करें तो इतिहास में इस समय पर औरंगजेब चर्चा में है, अब सालार गाजी को लेकर के भी चर्चा में, और अब राणा सांगा पर बहस छिड़ी हुई है कि बात इस बात पर कि बीजेपी कह रही है कि राणा सांगा वीर योद्धा थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलवाया, बाबर की वजह से यहाँ पर एक बाबर को आमंत्रित करने वाले राणा सांगा थे। इसको लेकर के बहुत हमलावर है। देखिए, ऐसा है कि पहले बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने अपने भाई का सर काटा, उसने अपने पिता को बंदी बना के रखा। औरंगजेब एक क्रूर शासक था और ये भी इतिहास में मिलता है कि उसने कई मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उसकी क्रूरता के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ाइए, मेरा इससे इनकार नहीं है। उसकी क्रूरता के बारे में आप पढ़ाइए। लेकिन औरंगजेब का साथ देने वाले कौन लोग थे उनके बारे में आप नहीं पढ़ाएंगे। उनके वंशजों को आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसका मतलब आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के पक्ष में खड़े हैं। भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब का साथ किसने दिया? राजा जयसिंह ने, राजा जसवंत सिंह ने। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं,
उनको अपना योद्धा मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब का साथ देने वाले जयसिंह के परिवार के लोग किस पार्टी में हैं? क्या उनको पद दे रखा है? तो आप राष्ट्रभक्ति पे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तुम किसके साथ खड़े हो? तुम औरंगजेब के साथ मिलकर तलवार चलाने वाले और औरंगजेब के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराने वालों के पक्ष में और उनके साथ खड़े हो। राणा सांगा एक योद्धा थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 80 घाव उन्होंने अपने शरीर पे खाए। राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई लड़ी है। बाबर नामे का एक अंश उठा के राणा सांगा को कोट करना और गलत तरीके से प्रचारित करना बिल्कुल ठीक नहीं है, यह गलत है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा ये योद्धा थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन अब वहां फिर दूसरी बात आ जाती है, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह। उनके साथ कौन खड़ी है? मान सिंह के साथ, उनके वंशजों के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो हमेशा इतिहास का सच्चाई से मूल्यांकन करना चाहिए, झूठा नहीं, अपने सुविधा के हिसाब से नहीं। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, सत्य बोलिए। राणा सांगा बाबर से लड़े, ये मान रहे हैं? बिल्कुल, बाबर से लड़ाई लड़ी, उसका इतिहास है। उन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव खाए। भाई, आप राणा सांगा के योद्धा होने पे सवाल नहीं उठा सकते। दूसरी बात, आप 200 साल के अंग्रेजों के शासन पे सवाल नहीं उठाते। मैं तो इस बात से हैरान हूं, जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया उस पे आप सवाल नहीं उठाते। जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाड़ी, शहीद खुदीराम बोस, कितने नाम गिनाऊं आपको? जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा, उन अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? उसकी वजह जान लीजिए आप। क्योंकि उनके साथ आरएसएस खड़ी थी। हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे राष्ट्र के नायकों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम अंग्रेजों के साथ मिलकर किसने किया? आरएसएस के लोगों ने किया। इसके साक्ष्य और प्रमाण है। इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है, इसके साक्ष्य और प्रमाण है। आप मुगलों का नाम सुनेंगे भाजपाइयों के मुंह से, कभी भी भाजपाइयों के मुंह से अंग्रेजों का नाम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं बोलते भाई? सुविधाजनक सत्य बोलोगे, सत्य नहीं बोलोगे। सत्य बोलो ना, सुविधाजनक सत्य कैसे बोलोगे? अब अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जब जुमे की नमाज हुई तो कहा गया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। पहले से ये नियम था। अब नवरात्रि आज से शुरू हो रही है तो कहा गया कि मंदिर और देवालयों के आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलेगी और अवैध बूचड़ खानों को लेकर के फिर से सख्त आदेश दिए गए कि अवैध बूचड़ खाने बंद कराए जाएं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात ये कि आपको जानकारी होनी चाहिए और पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद, डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद और डबल इंजन की कई राज्यों में सरकार बनने के बाद, जब से महामानव इस देश में आए हैं, महामानव के शासनकाल में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है। यानी कि जो बीफ का देश के अंदर उत्पादन, प्रोडक्शन पहले था, वो बढ़ा है। किसके शासन में? भारतीय जनता पार्टी के शासन में। किसके शासन में? महामानव के शासन में। किसके शासन में? नरेंद्र मोदी और योगी के शासन में। तो इससे आप इनकार कर लेंगे? गोवा की असेंबली में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं गोवा के अंदर बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। मणिपुर और मेघालय में आप लिखते हैं कि हम यहां पे गैया कटवा के मंगवाएंगे, यहां आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहां गौ माता नहीं है, यहां गौ माता है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? और नवरात्रे में आप बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और हम मुस्लिम भाइयों से भी ये कहेंगे कि जहां भी आपकी मंदिर के आसपास, पहली बात तो मीट की दुकान कोई लगाता नहीं, अगर लगाया भी है तो बंद करिए।
9 दिन की बात है, बिल्कुल सम्मान कीजिए। लेकिन अगर किसी मंदिर के सामने केएफसी का रेस्टोरेंट है, किसी भाजपाई का रेस्टोरेंट है, जहां मीट मुर्गा मछली सब बिक रहा है, मैकडी है कहीं मंदिर के पास जहां मीट मुर्गा मछली सब बिक रहा है, रोस्टेड, उसका नहीं बंद कराएंगे आप बताइए भाई, नियम सबके लिए बनाइए ना। देखिए ये क्या है कि इनके लिए बहुत आसान होता है गरीब आदमी को टारगेट करना। ठेलिया वाले को मारोगे आप, रेडी वाले को मारोगे। केएफसी बंद कराओ, अभी चच्चा तुम्हारे वहां से चिल्लाएंगे, अमेरिका से एक घुड़की लगाएंगे, मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ट्रंप चच्चा जब डांटेंगे हमारा केएफसी कैसे बंद करा रहे हो, मैकडी कैसे बंद करा रहे हो, आप बंद कराइए। अच्छा, दारू की दुकान क्यों खुली रहनी चाहिए? एक के बदले एक दारू की बोतल फ्री नवरात्र भर उत्तर प्रदेश में, उस पे योगी जी नहीं बोलेंगे? आपने सुना कि मंदिर के पास जो दारू की दुकानें हो या उत्तर प्रदेश में 9 दिन दारू नहीं पी जाएगी नवरात्र में? क्यों दारू पी जाएगी? बंद कराइए। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, दारू बंद 9 दिन। मैं समर्थन करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, और एक माला भी पहनाऊंगा योगी जी को, आपसे वादा कर रहा हूं। एक सवाल कि आपने अभी इफ्तार पार्टी दी है, किसी भी विपक्षी दल ने, कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस ने लखनऊ में दी है इफ्तार पार्टी, बाकी दलों ने इफ्तार पार्टी से दूरी कर ली है। तो इफ्तार पार्टी में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी अपने पार्टी कार्यालय में नहीं दी, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई दूसरा दल। तो हम तो नवरात्र में फलारी भी कराने जा रहे हैं, आप आइएगा। अच्छा, फलारी कराएंगे? फलारी का भी कार्यक्रम रखेंगे, उसमें भी आप आइए, स्वागत है आपका। देखिए, सभी धर्मों से बना है ये देश, तमाम जातियों से बना है ये देश, तमाम भाषाओं से बना है ये देश। देश सिर्फ एक शब्द नहीं है, देश लोगों से बनता है। और इस देश में रहने वाले लोग कौन हैं? हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ा भी हैं, अगड़ा भी हैं, सवर्ण भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो सबको सामूहिकता की भावना से अगर आप चाहते हो तब तो देश आगे बढ़ेगा। और आप अपने एक शरीर के अंग को काटना चाहते हैं और चाहते हैं बाकी शरीर हमारा अच्छे से काम करे, तो करेगा? आप मुझे बताइए, करेगा क्या? शरीर के एक अंग को हम सड़ा के फेंक देंगे और चाहेंगे हमारा पूरा शरीर पूरी ऊर्जा के साथ अच्छे से काम करे, करेगा क्या? बताइए आप। बगल में है तो पाकिस्तान, वहां कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, कट्टरता का झगड़ा है, धार्मिक उन्माद का झगड़ा है, मुसलमान से लड़ रहा है। तो जहां भी कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा, एक बात याद रखना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, हमेशा बहुसंख्यक समाज का नुकसान हुआ है। जिस देश में कट्टरपंथ पनपा है वहां पर बहुसंख्यक समाज का नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एकदम साफ तौर पे आप हर 15 दिन में नया नया एजेंडा लेके आते रहते हैं। कभी, और दूसरी तरफ दोहरा चरित्र का देखिए आप, एनडीए और आरएसएस और बीजेपी का दोहरा चरित्र भी देखिए, उस पर भी मुझे हंसी आती है। आरएसएस इफ्तार पार्टी करेगी, फडणवीस इफ्तार पार्टी करेंगे, अजीत पवार इफ्तार पार्टी करेंगे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान इफ्तार पार्टी करेंगे। तो एक तरफ इफ्तार पार्टी, रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार के कार्यक्रम में जाएंगी, तो एक तरफ ये इफ्तार पार्टियां करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम सड़क पे नमाज नहीं होने देंगे। अच्छा भाई बताइए, हमारी जो हिंदू धर्म को हम मानते हैं, हमारी दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकलती है ना, कांवड़ की यात्रा निकलती है, दुर्गा पूजा की यात्रा निकलती है। हमारे सिख भाई हैं, वो प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं, उसकी एक बाकायदा परमिशन होती है, होता। लेकिन आपको खाली एक उन्माद खड़ा करना है, तो अब 15 दिन नमाज के ऊपर चर्चा कराइए, फिर होली आएगी फिर उस पर चर्चा कराइए, फिर रामनवमी आएगी फिर उस पर। आपने धार्मिक त्योहारों को उन्माद का एक अवसर बना रखा है?
एक आखिरी सवाल। मैं तो ये देख रहा हूं कि मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, यहां तो आस्था में अवसर खोजा जा रहा है। आस्था में अवसर। अभी कुंभ का मेला था, वहां श्रद्धालु और सनातनी तमाम बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे थे। 1-1 लाख रुपए किराया लिया है फ्लाइट चलाने वाले जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस, 1-1 लाख। वहां आपकी श्रद्धा कहां मर जाती है? मिलके धंधा कर रहे हो अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ। अब आपने वक्फ बिल शुरू कर दिया है। वक्फ बिल के बारे में 20 दिन, 15 दिन, महीना भर चर्चा। वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। वो तो कह रही है हम दृढ़ संकल्पित हैं लाने मैं के कह रहा हूं लिए। इनकी सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू का पैर कांपने लगा है, चिराग पासवान का पैर कांपने लगा है, जयंत चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, जब से इन्होंने बयान दिया है कि वक्फ बिल हम लाकर रहेंगे, ये सारे एनडीए के जो घटक दल हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। और ये सरकार गिर जाएगी, मैं बता रहा हूं, अगर वक्फ बिल आ गया तो इसलिए तो लेकर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी लाने की, और लाएंगे तो सरकार गिरेगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं। और वह बिल है कि आप उस मतलब आप अगर उस पर निष्पक्ष अपनी राय रखिए, उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि 5 साल तक कोई मुसलमान अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी वो दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है। अब आप बताइए, किसी हिंदू के लिए यह शर्त लगाई जाए, या सिख के लिए शर्त लगाई जाए, या ईसाई के लिए, कि आप 5 साल तक तो पहले अपने धार्मिक जो प्रयोजन है उसका पूरा पालन कीजिए। आप धार्मिक हैं कि नहीं ये हम टेस्ट करेंगे। आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कितना पूजा करते हैं, तब आप दान दे सकते हैं। भाई, दान देने के लिए धार्मिक होना कहां लिखा हुआ है? हम नास्तिक भी हैं तब भी हम दान दे सकते हैं। ये है वक्फ बिल में। वक्फ बिल में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सच्चर कमेटी ने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है अगर वक्फ के संपत्तियों का सदुपयोग किया जाए। वक्फ की संपत्तियां क्या है? वक्फ की संपत्तियां है मस्जिद। तो सारे मौलाना अब मस्जिद में टिकट लगाएं, भाई जोहर की नमाज का इतना रुपया लेंगे, मगरिब की नमाज का इतना रुपया लेंगे, इशा की नमाज का इतना रुपया लेंगे, वो कमाई करें मस्जिद से। ये सिस्टम है नहीं, ठीक है ना? फिर क्या है? वक्फ की जमीन में क्या है? कब्रिस्तान है। मुर्दा गाड़ने का हम आपसे पैसा लेंगे, वहां हम आपसे कमाई करेंगे। तो 12,000 करोड़ रुपए की कमाई कहां करेंगे आप? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़ी मजेदार बात। मैं वक्फ कमेटी के जेपीसी में था, तो हमारे जो वहां पे भाजपा के मित्र थे, उनको यह तक नहीं मालूम था कि वक्फ की संपत्तियों में हमारे तमाम हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं और उनका व्यापार वहां पे चलता है। ये पता तक नहीं था उनको। तो मैंने दिल्ली के जो टेनेंट एसोसिएशन था वक्फ का, उसको मैंने आमंत्रित किया। वो लोग आए तो ये लोग हैरान हो गए। कोई अरोड़ा था, कोई अग्रवाल था, कोई तो वो वक्फ की संपत्तियों पर उनकी दुकानें चल रही हैं सैकड़ों साल से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश को न जानते हो, न समझते हो, न बनाना चाहते हो, खाली बवाल खड़ा कर। तो उन्होंने कहा 12,000 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा भाई ज्यादा मेहनत मत करो आप। बोले हमें मुसलमानों की चिंता हो रही है, उनकी आमदनी हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अकेले नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 12,000 करोड़ इनको दो, देश के करोड़ों मुसलमानों के लिए जो वक्फ बना है, और 8,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करो। एक इंसान के पकड़ने से वक्फ के जो आमदनी की बात दावे कर रहे हैं, सच्चर कमेटी का जो दावा कर रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में और क्या लिखा हुआ? मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के कुछ अंश को बताया जाता है, कुछ अंश को नहीं बताया जाता। उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई सरकार ने वक्फ की संपत्तियों पे अलग अलग राज्यों में कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराओ। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई इसमें तो ये लिखा हुआ है कि 65 संपत्तियां दिल्ली में आपने कब्जा कर रखा है, 56 किसी दूसरे राज्य में, 53 किसी 355 के करीब संपत्तियां पूरे देश में हैं, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है। सरकार कह रही है कि जिन्हीं प्रॉपर्टीज को ही तो रेगुलेट करने के लिए हम वक्फ बिल लेकर के आ रहे हैं। अभी तक क्या है आपको पता है?
मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है, पूरे देश को बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने 2022 में, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, भारत सरकार ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके, शपथ पत्र देके कहा है कि 98.99%, लगभग 99% वक्फ की जमीनें रजिस्टर्ड हैं और ऑनलाइन हैं। ये किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना। मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके कहा है कि 99% वक्फ की जमीनें रजिस्टर्ड हैं और ऑनलाइन हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो झूठ नहीं बोला होगा। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि 99% वक्फ की जमीनें रेगुलेटेड हैं। तो सिर्फ ये राजनीति, उनके कागज वक्फ कमेटीज के पास हैं, उसका सर्वे हो चुका है, उसका परीक्षण हो चुका है, परीक्षण होने के बाद वो पंजीकृत हैं संपत्तियां, और पंजीकृत होने के बाद वो ऑनलाइन है। तो सिर्फ राजनीति का हिस्सा, राजनीति का हिस्सा है। मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूं, इसलिए एक एक सच्चाई आपको बता सकता हूं। आप पूछ लीजिए कि मना कर दे कोई भाजपाई, जो भी उस कमेटी में रहा हो, वो तो हैरान हो गए जब ये आंकड़ा देखा उन्होंने। और किसने दिया? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कहा है कि 99% वक्फ की जमीनें ऑनलाइन है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, सारी प्रक्रिया इसकी पूरी है, जायज है। अब बताइए आप, तो आप क्या करना चाहते हैं? बिल लेकर के आएगी नहीं सरकार, गिर जाएगी सरकार। अगर ये वक्फ बिल का लेके आएंगे तो सरकार गिर जाएगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका दावा है कि अगर केंद्र सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी तो एनडीए में शामिल तमाम घटक दल अलग हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।